Okay. माननीय डिप्टी चेयरमैन सर, सर माननीय लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट को कोट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2013 अक्टूबर की और इंस्विंग इलेक्शंस उसमें फेज मैनर 2014 के अगले इलेक्शन के लिए बताया और उन्होंने पूरी यही कारण है कि वो इलेक्शन हुआ और इलेक्शन कमीशन ने मंत्रालय को लेटर्स लिखना शुरू कर दिए और आखिर का लेटर चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री को गया और वो रिमाइंडर था 12वां रिमाइंडर एसओएस था, एसओएस। तो आपने 2014 के इलेक्शन से लेकर आज तक 3 साल हुए, आपने पैसा बंद कर दिया। फेज मैनर में आएंगी कहां मशीन्स? पूरे इलेक्शंस के लिए मशीन कहां से आए? और आपका ये उत्तर कि हम फेज मैनर में करेंगे, आप सुनिए, नो मैं पूछूंगा, आप पूरे आप अगर मशीनों की सिक्योरिटी नहीं कर सकते हैं तो आप भारत की क्या सिक्योरिटी करेंगे? आप देश की क्या सिक्योरिटी करेंगे? आप अगर मशीनों की सिक्योरिटी करने में आप असफल हुए हैं तो आप भारत देश को कैसे बचाएंगे? आप पर कैसे विश्वास किया जा सकता? ये जवाब तो सर इतना गलत जवाब है कि मशीन की हम सिक्योरिटी कौन करेगा? मशीन की सिक्योरिटी के लिए ये मशीन की सिक्योरिटी अब करने के लिए पैसे नहीं दिए जाएंगे। इसलिए जो बिल्ली है वो बैग से बाहर आ गई है, ये नहीं करना चाहते हैं, ये चोरी पर भरोसा रख के इलेक्शन जीतना चाहते हैं विधानसभाओं के और पार्लियामेंट। यस यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन सर? माननीय यू आंसर क्वेश्चन। जी, मैं पहले तो माननीय लॉ मिनिस्टर साहब मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैंने कुछ कहा है व्यक्तिगत, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूं और इसलिए आप उसको ये मत लीजिएगा। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और हर तरीके से करता हूं, लेकिन जो बात है, जो आप उसको गुस्से में मत लीजिएगा, नाराजगी मत लीजिएगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अभी जो तर्क दिए, जितने भी तर्क दिए आपने कहा कि ये 4 हाई कोर्ट के जजमेंट हुए, वो सारे इलेक्शन पिटीशंस जो जजमेंट थे, ये जजमेंट्स आपने बराबर रखे, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं। आपने पहले हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट के बाद जब हाई कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी थी सुब्रमण्यम स्वामी जी की कि ये इलेक्शन कमीशन जाने, उन्होंने ये बातें उसमें कोर्ट करने के बाद खारिज कर दी। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी साहब अपील में गए और अपील में ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन की तरफ से वहां कही गई, ये हाई कोर्ट का, ये सिक्योरिटी का, ये सील का, उसमें हर तरीके से बिल्कुल सिक्योर्ड है। इसके बाद पूरे 2 साल की डिस्कशंस के बाद मॉनिटरिंग केस की बराबर रेगुलर बेसिस पे होती रही, डायरेक्शंस होते रहे, डायरेक्शंस आफ्टर डायरेक्शंस के बाद फाइनल जजमेंट जो हुआ उसमें यह कहा गया कि इनकी जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा कि 14 का जो जनरल इलेक्शन हो रहा है इसमें रिगिंग हो जाएगी और इसको वीवीपीटीए के बगैर नहीं होना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा अभी नहीं है, पैसा हमको चाहिए, पैसा गवर्नमेंट देगी तब हम मशीन खरीद सकते हैं, इसलिए हम इसमें फेज बैनर भी कर सकते हैं। उन्होंने इसके बावजूद सारी इनकी जितनी चर्चा इन्होंने अभी की उसको डिस्कस करने के बाद अपने पैरा 29 जो इन्होंने कहा कि हमने पढ़ दिया था कल, ठीक है हमने पढ़ दिया था, उसमें उन्होंने कहा कि इट इज inevitable and it is you have to, for having free and fair election, it is undisputable that you have to use it, you can't, it is indispensable, word use है indispensable, और तभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है और तभी वोटर का कॉन्फिडेंस अपने वोट डालने पे हो सकता है। आज पूरा उत्तर प्रदेश, आप बार बार कह रहे हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया, इसलिए उत्तर की प्रदेश की जनता आज ठगा महसूस कर रही है जिसने वोट डाला है, उसको लग रहा है कि हमारा वोट कहां गया, डाला कहां था और गया कहां है। लेकिन और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो वोटर अपने को ठगा महसूस करेगा और यही हो रहा है आज। और आप कह रहे हैं कि मैंने फेस्ड बैनर में मैं पैसा दे रहा हूं,
कहाँ आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ दिया, एक जो राइटअप किसी एक इंडिविजुअल का है, इंडिविजुअल का, लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं किया जो 12 चिट्ठियां लिखी गई, आपने पैसा नहीं दिया। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में, सर एक मिनट सर, माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में मैंने कहा था, लेकिन उसका जवाब ना फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया ना लॉ मिनिस्टर ने दिया कि इन्होंने पैसा क्यों नहीं दिया। ये कहते हैं कि 30,000 मशीनें बन गई हैं। अगर 30,000 मशीनें बनी हैं, प्लीज साढ़े तीन साल में सर ये तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं सर। 3.5 व्हाट इज द क्वेश्चन सर? साढ़े तीन साल में अगर 30,000 मशीन बनी है, 16 लाख मशीन 160 साल में बनेंगी। 160 years are required. Now put the in phased question. manner for 30,000 So what is the machines. question? If 10,000 machines every year, we need 160 years to get the total 16 lakhs. और इनकी जो मशीन है उसकी लाइफ 10 साल की है। जो मशीनें बन चुकी हैं, जो ईवीएम मशीन चल रही है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उसी को यूज कर रहे हैं क्योंकि आप नई मशीन नहीं ला रहे हैं। 160 साल का इंतजार इस भारतवर्ष के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा इनके फेज मैनर के हिसाब से वीवीपीएटी मशीन के लिए। तो इसलिए ये तथ्य सामने इनको लाने चाहिए थे और ये नहीं लाए, ये तथ्य को छिपाया गया है। इस तरह से चुनाव अगर होता है वीवीपीएटी के तो वो बिल्कुल फर्जी चुनाव शरद यादव जी हुआ है और इसलिए बैलेट पेपर मिश्रा जी बैठिए। शरद यादव जी होना चाहिए। आपको अब क्या पूछना है? सर मेरे पूछिए। आपके माध्यम से आपके माध्यम से आपकी जांच करानी करते हो, आपके माध्यम से के लिए अच्छा नहीं है। मैं एक महत्वपूर्ण बात इसके जिसका जवाब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, हमारे लॉ मिनिस्टर ने नहीं दिया। मैंने कहा कि जो मीडिया है उसके मामले में जो हालात है पेड न्यूज से लेकर के हर तरह की, उसमें आपके माध्यम से सरकार से मैंने पूछा था कि क्या कोई, क्योंकि लोकतंत्र में हम सब लोगों जानते हैं कि लोकतंत्र की बोली जो है वो उसको ले जाने का काम मीडिया का है, और मीडिया जिस हालत में है, यानी मजीठिया कमेटी की रिकमेंडेशन बेसिस के बारे में इतने वर्षों से है, और जो पत्रकार लोग हैं, जो असली पत्रकारिता है या मीडिया के जो असली आत्मा है वो तो पत्रकार है, वो बिल्कुल एकदम नौकर हो गया, उसको स्लेव बना दिया गया, उसकी कोई आवाज नहीं है। मालिक इस देश का मीडिया का मालिक हो गया, हर तरह का, बोली का, अखबार का, मीडिया में जो कौन खबर जाए इस सब का। इसलिए मैं कानून मंत्री से ये पूछा था, जो ईवीएम के बारे में मेरे साथी बोल चुके उसको नहीं दोहराना चाहता, इसके मामले में कोई पूरी आल पार्टी मीटिंग बुला करके मीडिया के लोगों को भी बुला लीजिए आप। हिंदुस्तान में लोकतंत्र जो है उसकी बोली जो है वो अखबारों के जरिए, मीडिया के जरिए, ये आजादी को छीन लेगी। इसलिए इसके लिए आप कोई पहल करेंगे कानून बनाने की, जो आपने नहीं कहा। मैं अकेले पेड न्यूज की नहीं कह रहा हूं, ये जो मजीठिया कमेटी की जो वेजेज हैं उसके बारे में जो बात कही थी आज तक लागू नहीं है। और आपको लॉ मिनिस्टर साहब नहीं मालूम कि पूरे देश में अखबारों के मालिक जो है वो लोगों को फेरे पड़े हैं। मैं मानता हूं कि आर्थिक दिक्कत है उसमें, उसमें भी बहस हो। और मैंने कहा था कि यानी यदि पत्रकार चला रहे हो, मीडिया चला रहे हो, तो एक ही धंधा करिए, दूसरा धंधा मत करिए। इस बात पर आप कोई गौर करेंगे कि नहीं करेंगे? ओके, प्रफुल्ल पटेल, put your question only. Put your question only. Question only, sir. Yesterday, I mentioned that there are about 55,000 VVPAT new machines available with the Election Commission. What the Law Minister has said that there are not enough machines yet, whatever that may be. The coming elections in Gujarat and Himachal Pradesh are round the corner. Only 2 elections. So can we not, sitting here, collectively decide and advise the Election Commission, please use all the VVPAT machines available with them right now. They would be enough to cover the state of Gujarat and Himachal Pradesh. At least let us make a beginning. I am making an honest suggestion. I am not trying to be critical. Whatever you have said, just to reaffirm the faith we have in our election process,
can we not collectively ask the House That's a at good least to suggestion. make a beginning, because Suggestion. 55,000 machines are enough, sir. If you go by the booth list, it is enough to cover Okay. the total booths in Gujarat Okay, so and Jawad Himachal Ali Khan. Pradesh. So I would like Put your the Law question only. Minister, Put your as a question only. suggestion, that please moot it with the election your question commission. We as a House, Okay. and you also as a government, Yeah. can moot it with Okay. the election commission. Prabhuji, I'm sure. wait here. Sir, 1 minute, sir. Everybody has spoken at length. I am making a good suggestion. Ah, I'm not it is making- already clear. I am not making any It criticism. is very here. clear, already No, understood. no, That is the understood, sir. problem. Sir, You what I'm present saying, it sir, very clearly, what so it's I'm saying- understood. Yeah, I am making it very clear. Further, Understood. Very clear. सर हम सब भुगी है, अब ये बोलने से कोई फायदा नहीं है, मगर limited point, sir. See, sir, with both the sides having different views, including myself, I associate here. The point, limited point is, sir, we have to reaffirm the faith in the election process, and that is most important. And how can that be done? Is at least make a beginning somewhere. Otherwise, this will never end. So let us make a beginning in these two Okay. states by the government coming forward and mooting it to the election. हाँ वही तो कह रहा हूँ. Okay. साहब जितने मशीन अवेलेबल है, they are enough for these two states. So Jawad Ali Khan, put only the question, सिर्फ question प्रश्न पूछना बस. सर क्वेश्चन ही पूछूंगा, हालांकि मैंने नाम सबसे पहले दे दिया था इसलिए बुलाया. और आपकी कृपा हुई उसके लिए इसलिए धन्यवाद। बुलाया. मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग इसी विषय पर 2 कंटेम्प्ट का सामना कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। आपने पैसा नहीं दिया, वीवीपीएटी लगवाने के लिए 3100 करोड़ रुपए जो चुनाव आयोग की जरूरत है, उसे आप कब तक, पहली किस्त दूसरी किस्त कब तक जारी कर रहे हैं और कब तक चुनाव आयोग को इस काम में आगे बढ़ने के लिए आप पैसा दे रहे हैं? Now, Tiruchi Shiva, put the question. Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, as a part of the electoral reforms, the simultaneous elections is being put forth for discussion. So I would like to know from the Honorable Minister how it is possible. One part, it is unconstitutional. Second is, as long as Article 356 is in the Constitution, no state can run its government for 5 years. And second, even for Lok Sabha, sir, the 11th, 12th and the 13th Lok Sabha were conducted in 96, 98, 99, within 3 years, which ought to have been conducted within 15 years. So if a party doesn't get a majority in the Lok Sabha, even the Lok Sabha can be dissolved. So also state governments can always be dissolved with the help of Article 356. In this situation, how simultaneous elections is possible in this country? Sri D. Raja. Sir, I have 3 questions, sir. Number 1, 3 questions. Number 1, while agreeing with everyone, there is need to re-establish faith in EVMs. How we can do that, government will have to consider. My questions are, number 1, will the government consider to change the electoral system towards proportional representation system? From the existing system, we should move to proportional representation system. Will the government consider, number 1? Number 2, you referred to Indrajit Gupta Committee on State Funding. And you also referred to Law Commission, which commented upon Indrajit Gupta Committee report. Indrajit Gupta Committee report was given in 1998. Achha. And Law Commission in year 1999, Law Commission of India concurred with Indrajit Gupta Commission, stating that, I quote, it is desirable that total state funding be introduced, but on the condition that political parties are barred from raising funds from any other source. So what government is thinking on this issue? Number three, when we talk of elections, there are NRIs living in Gulf countries and several other countries. What are the steps you are taking to facilitate them to exercise their right to vote at the time of elections? It is followed by another question, that is migrant laborers.
migrant laborers, almost 30%, 25 crores of migrant, the population, 25 crores of our population, they are migrant laborers. How they can vote at the time of elections? When you talk of electoral reforms, you will have to consider Okay. all these things. And All right. whether you will set up a mechanism to continue the Okay, Raja. discussion on Yes, electoral for you. reforms and come to some Yeah. concrete Raja, sit down. conclusions. Raja, sit down. Yes. Went through, why should I? उत्तर प्रदेश चुनाव में कितनी वीवीआईपी मशीन लगाया, मशीन में लगाया, और उसका नतीजा क्या आया? Okay. On the paper trail together, sir. Yeah, yeah. But what I've been asked beyond that, let Yeah. me quickly Yeah, reply to please, that. please. Mr. Tirchi Sama asked the question about simultaneous elections. You know it very well. The idea came from a report of the Standing Committee, which said that because of frequency of elections, development also gets impacted. We have elections just now of UP, Punjab, Goa, Uttaranchal and Manipur. Now we will have Himachal Pradesh, we will have Goa, next year we will have again Madhya Pradesh, again Chhattisgarh, again Rajasthan. No, please. Please, Now let him say. it is an idea which has relevance. But what is important is surely it will lead to a need for changing the constitution and a consensus of the polity of the country. In that connection, they have also flagged it. This is the only idea for a debate because let there be some kind of stability for a particular period, and frequency of election is also its own problem. So therefore, I am not saying to do something unconstitutional. I totally agree with you. Some amendment of constitution is required to be done. Now, sir, second part, as far as the 5, 6, 7 question of Mr. Raja is concerned. Three questions only. Huh? Only 3 questions. Only 3 questions. Don't increase it. Okay. Sir, proportional representation, there has been a debate for a long time. There are plus points, there are minus points also. But all the political forces in the country today have been in power either in the center earlier or now in states. Therefore, proportional representation has also its own serious weaknesses because it may not reflect the true mandate of the state or the country. Therefore, presently we have no idea at all to push for it. Now, you sort of state funding, I think in my reply I have given a very comprehensive reply on that state funding is also a problem, and one problem is something I completely appreciate. The state funding is normally based upon the premise that funding is given upon the percentage of the vote you get, as the manner in which you are registered in a election commission. Now, we have cases in India of one leader forming a party 6 months ago and coming to power. Now, they will not be entitled to any state funding at all. Therefore, the diversity of Indian democracy needs to be respected. This is what the view has there, and there is great substance in that view. The migrant laborer and the NRI part of it, we have already improved the law as far as our personal posted on the field is concerned, and even the height. And the services through electronic delivery of votes and sent by postal. But as far as migrant labor is concerned and the NRI is concerned, the infrastructure you need all over the world to ensure NRI. You will give vote to Dubai. How can you ignore in British Guyana or in Mauritius or in Latin America or in America or in Portugal? Indians are everywhere. Many of them are NRI still. Therefore, there is a larger issue. Election Commission also felt that we need to have more infrastructure and more discussion. As far as migrant labor part is concerned, that is also a very debatable question. It will lead to impact. And sir, with great respect, sir, I am having a lighter vein comment. If migrant laborers are allowed, Mr. Raja, my migrant labor from Bihar will have a very profound impact in elections in many states. Okay? Therefore, this is also a judge is also Ravi Therefore, Shankar ji, in Kerala, they are more than 10 lakhs. They are more than 10 lakhs. But yes, sir. If anyone from Bihar or UP or Madhya Pradesh or Rajasthan becomes a voter there, he is entitled to vote. Yeah. They should vote wherever their place of work. I think you're getting it wrong. Please. Domestic labor, which moves from city to city or state to state,
when elections are held in their state, they are registered in their home constituency. Sir. Now will they be sir, I am allowed to telling you, vote sir, just a wherever they are working? That's the question. Sir, I am only telling you. Okay, now listen. Sir, first, because I also work on the ground on behalf of my party in various elections for the last more than 25 years, I know many voters who are liberals also take leave now to go to vote. Yes. Also in Kerala. They come from Dubai to vote also in Kerala. That's a very good development happening. But as far as migrant laborers are concerned, sir, it is still a very complicated issue from machinery and management every point of view. Sir, I think the other questions have... Sir, now, sir, coming to the larger issue, but Jayaji, I will be happy if my Biharis keep on influencing elections in all the states. But that is lighter comment. Yes, you are right. Now, sir, now coming to the entire clarification, sir, let me give one figure here, sir. Why I am telling that the logistic of procurement is important. Very respectfully, I must remind that it can be manufactured only in PSUs for safety and security, EPCL and BL. They have only added two more, one ITI Bangalore and one more, sir. Now, in the year 2015, orders, Prafulji, for 67,000 VPPAT was given. Till now, only 33,000 has been received. Now, kindly, sir, in this light, logistic of procurement, availability is equally important. If they are not safe and sound, तो फिर कहेंगे गड़बड़ मशीन लगा दिया, उसमें हमारा वोट नहीं निकलता है, हमारा सिंबल से मेरा मैच नहीं करता है. Therefore, election commission and क्यों कोर्ट ने फेज बदलने कहा था? Therefore, it is completely safe, and I don't buy this logic. EVM has not done a good job. It is doing a very good job. But if there is a tail part of it, sir, surely in a phased manner, the government will provide, will discuss, and the election commission will take a call, including for Himachal and Gujarat. They are the best judge. The government doesn't want to intervene. But if any assistance is required, the government is available. I am grateful to all. पैसा मिलेगा कि नहीं? Okay. Sir, we are not satisfied. We are not satisfied with the answer of Honorable Minister, so we are walking out. सर, क्योंकि जनता ने खुद ही इनका वॉकआउट कर दिया है, तो इसमें ये वॉकआउट कर रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जब तर्कों का दिवालियापन हो जाता है तो इसी तरह की स्थिति होती है, क्योंकि कहते हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे. और जो है सर, मैसेज फ्रॉम लोकसभा, वो मैसेज फ्रॉम लोकसभा, और ईवीएम के मैसेज फ्रॉम लोकसभा ठीकरा फोड़ा जा रहा है. Sir, I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd March 2017 passed the Constitution Schedule Caste Order Amendment Bill 2017. I lay a copy of the bill on the table. Just one thing, sir. Please. इतनी लंबी बहस हुई, इन्होंने सारे आरोप लगाए, इन्होंने हमने शांति से सुने. देखिए हम कितने गंभीर हैं. हमारे यहाँ से खाली भूपेंद्र जी ने बोला सर, और हमने उनके सारे आरोप को सुने. इतनी ऐतिहासिक जीत, और हमारे उत्तर को सुनने को तैयार नहीं है. तो बाहर भी हारे और हार की खींच भी है. थोड़ा सा उनको अपना बाहर करना चाहिए. बहुत बहुत धन्यवाद. I said that all the ministers, I already said, ministers and trustee benches listen to all speeches, all criticism. Therefore, every member is obliged to listen to that. I said, absolutely. I said that. I agree with that. I am grateful. But then, it is the duty of the opposition to oppose also. In a parliamentary democracy, these are all part of the game. Part of the game.